हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की वीडियो सीरीज चल रही हैं, जिसमें भाग 5 तक अपन अध्ययन कर चुके हैं। ये भाग 6 के बारे में होगा वीडियो, जिसमें दो धाराएं हैं, धारा 94 94 और 95। दोनों ही धाराएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी के साथ इसके साथ कुछ आदेशों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए, जो कि इसी के साथ पढ़ने हैं। आदेश 38, 33, 39 और 40, ये 3 आदेश का अध्ययन भी अपन इसी भाग के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें अनुपूरक कार्यवाहियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। धारा 94 क्या कहती है? अनुपूरक कार्यवाहियों के बारे में, अनुपूरक सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में धारा 94 बात करती हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान जो न्याय के उद्देश्यों को विफल कर रहा है, उसे न्याय के उद्देश्यों को विफल करने से रोकने के लिए, निवारित करने के लिए यानी रोकने के लिए, उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो, विहित मतलब आवश्यक हो, जरूरी हो, उस दशा में। तो न्यायालय न्याय के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए और उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो, ठीक है, क्या कर सकता है न्यायालय? प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए, लाए जाने के लिए कि उसे अपने उपसंजात यानी अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए का वारंट निकाल सकेगा। और यदि वह प्रतिभूति दिए जाने के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपर्द कर सकेगा, ठीक है। तो न्याय के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए, प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और उसे न्यायालय में इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए लाए जाने की कि वह उपसंजात हो और प्रतिभूति दे, कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा और उसके प्रतिभूति के लिए दिए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। 94 के क्लोज ए में बी बात करता है कि प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश न्यायालय दे सकेगा। निर्देश न्यायालय दे सकेगा। किसी संपत्ति को कुर्की आदिष्ट कर सकेगा, ठीक है। प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति की कुर्की अटैचमेंट आदिष्ट कर सकेगा। ये अनुपूरक सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के अंतर्गत न्यायालय को अधिकार प्राप्त हैं, शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी के साथ सी क्लोज बात करता है, स्थायी आदेश अनुदत्त कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकेगा और उसे आदेश दे सकेगा कि संपत्ति की कुर्की की जाए और विक्रय किया जाए। अस्थायी आदेश है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है। अस्थायी आदेश अनुदत्त कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति की कुर्की की जाए और उसका विक्रय किया जाए। तो इसके बारे में धारा 39 आदेश 39 में प्रावधान किया गया है। और डी के बारे में किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, किसी संपत्ति का रिसीवर न्यायालय नियुक्त कर सकेगा और उसकी संपत्ति को कुर्की करके और उसका विक्रय करके कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। तो रिसीवर की नियुक्ति आदेश 40 के नियमों अनुसार की जाएगी। और ये जो प्रतिवादी की संपत्ति की कुर्की या उसको गिरफ्तारी करने के लिए जो प्रतिभूति देने का आदेश है, ये दोनों ही आदेश 38 से गवर्न होते हैं। आगे देखते हैं, ऐसा अन्य अंतर्वर्ती आदेश भी दे सकेगा जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हों, वो भी अनुपूरक कार्यवाहियों में आदेश पारित कर सकेगा न्यायालय। अब धारा 95 बात करती है कंपनसेशन के बारे में, ठीक है, प्रतिकर के बारे में, कि यदि अपर्याप्त आधारों पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करवाई गई है या किसी संपत्ति को कुर्क करवाया गया है या व्यादेश प्राप्त किया गया है, अपर्याप्त आधारों पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की या व्यादेश प्राप्त किए जाने पर प्रतिकर के बारे में प्रावधान धारा 95 में किया गया है, जिसका क्लोज 1 बात करता है कि जहां किसी वाद में जिसमें इसके ठीक पहले की धारा के अधीन
कोई गिरफ्तारी या कुर्की कर ली गई है या अस्थायी आदेश व्यादेश दिया गया है, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी या कुर्की या आदेश के लिए कोई आवेदन अपर्याप्त आधारों पर किया गया था अथवा वादी का वाद असफल हो जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके संस्थित किए जाने के लिए कोई आधार ही नहीं था, बिना आधार के कोई वाद यदि संस्थित कर दिया गया है, तो न्यायालय प्रतिवादी को प्रतिकर देने के लिए आवेदन पर न्यायालय 50,000 रुपये से अनधिक के लिए प्रतिकर इस धारा के अधीन निर्णित कर सकेगा। न्यायालय को इस धारा के अधीन 50,000 तक का प्रतिकर निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। 50,000 तक का वह प्रतिकर प्रतिवादी को या वादी को दिलाने के लिए शक्ति रखता है धारा 95 के तहत, जहां अपर्याप्त आधारों पर व्यादेश, गिरफ्तारी या कुर्की करवाई गई है। क्लोज 2 बात करता है कि ऐसी किसी आवेदन पर का अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन धारा आदेश 38 पर। 38 बात करता है आदेश 38 बात करता है कि निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की, जब निर्णय नहीं आया है उससे पहले ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो या उसकी संपत्ति की कुर्की कब की जा सकेगी, इसके बारे में प्रावधान आदेश 38 में किया गया है। तो निर्णय से पहले गिरफ्तारी कब की जा सकेगी, तो इसका नियम 1 बात करता है। नियम 1 कि उपसंजाति के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकेगी। उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकेगी, इसका वर्णन नियम 1 में किया गया है, आदेश 38 के नियम 1 में, जहां धारा 16 के खंड क से घ तक में वर्णित वाद से भिन्न वाद में न्यायालय का शपथ पत्र से यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी वादी को विलंबित करने के आशय से आदेशिका से बचता है या डिक्री के निष्पादन में बाधा या विलंब करने के आशय से न्यायालय की सीमाओं से फरार हो चुका है या उस न्यायालय की सीमाओं को छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है या संपत्ति को या उसके किसी भाग को हटा चुका है या हटाने वाला है जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकती है और विक्रय की जा सकती है, उस संपत्ति को वह न्यायालय की अधिकारिता से हटा चुका है या हटाने वाला है या डिक्री के निष्पादन में विलंब या अवरोध करने के लिए भारत छोड़ने वाला है, तो इस कंडीशन में उसे उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया जा सकेगा। और प्रतिभूति कितनी होगी इसका वर्णन नियम 2 में किया गया है, आदेश 38 के नियम 2 में, और आदेश 38 के नियम 3 में उसे प्रतिभू को उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू का आवेदन पर प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में वर्णन किया गया है। और नियम 4 में जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया, तो जहां प्रतिभूति देने में असफल रहा है यानी कि नियम 2 और 3 का अनुपालन करने में वह असमर्थ रहा है, वहां सिविल कारागार में उसे सुपुर्द किया जा सकेगा जब तक कि डिक्री की तुष्टि ना हो जाए, मतलब डिक्री का पूर्ण रूप से निष्पादन ना हो जाए तब तक उसे सिविल कारागार में सुपुर्द किया जा सकेगा। और ऐसी सिविल कारागार की अवधि किसी भी दशा में 6 मास से अधिक की न होगी और डिक्री की रकम से अनधिक डिक्री की रकम से 50,000 से अनधिक है तो उसे 6 मास तक का कारावास, मतलब 50,000 रुपये से अगर कम की डिक्री के विरुद्ध उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है तो वहाँ कारागार की अवधि सिर्फ 6 सप्ताह की होगी। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अपन नियम 1 से लगाकर 4 तक में गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है कि निर्णय से पूर्व कब गिरफ्तारी की जा सकेगी। अब आदेश 38 के नियम 5 से 8 तक नहीं 13 तक में निर्णय के पहले कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है। तो नियम 5 बात करता है कि संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी को न्यायालय में पेश करने की प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट से कब की जा सकेगी। तो वादी अपने विरुद्ध पारित डिक्री को विलंबित या बाधित करने के आशय से पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग विनियमित करने वाला है अथवा संपत्ति का कोई भाग न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, वहाँ न्यायालय संपत्ति या उसके मूल्य को डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त है न्यायालय में जमा करने
या उपसंजात हो और हेतुक दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों ना देनी चाहिए, इसका हेतुक दर्शित करें। या न्यायालय संपत्ति को कुर्की का आदेश भी दे सकता है, परंतु उससे पहले उपनियम 1 का अनुपालन करना होगा, अन्यथा कुर्की शून्य होगी। ठीक है, पहले उसे हेतुक दर्शित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, और यदि उसे हेतुक दर्शित करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है तो वह कुर्की शून्य होगी। नियम 6 बात करता है कि जहां हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है या प्रतिभूति नहीं दी जाती है वहां कुर्की। नियम 7 बात करता है कुर्की करने की रीति, तो वही रीति होगी जो डिक्री के निष्पादन में संपत्ति के कुर्की की रीति है। आदेश 21 में वही रीति इसमें भी अपनाई जाएगी। नियम 11 बात करता है कि निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में पुनः कुर्क नहीं की जाएगी। और नियम 12 कृषि उपज निर्णय के पूर्व कभी कुर्क नहीं की जाएगी। और नियम 13 बात करता है लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर 39 आदेश 39 अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में प्रावधान करता है। आदेश 39, तो अस्थायी व्यादेश नियम 1 वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। किन किन दशाओं में अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा? तो जहां किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा, ठीक है, शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है, या तो शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा पहले वादी को यह साबित करना होगा कि वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है, ठीक है, संपत्ति का यह खतरा है कि वो वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा, या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा। ठीक है, डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा वाद हेतु या विवाद की विवादग्रस्त संपत्ति को। उस दशा में अथवा प्रतिवादी अपनी संपत्ति हटाने या वेनित करने की धमकी लेनदारों को निवारित करने के आशय से देता है, या सी बात करता है प्रतिवादी वादी को वाद के विवादग्रस्त किसी संपत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस संपत्ति के संबंध में या अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वहाँ न्यायालय ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा, या संपत्ति को वेनित किए जाने, नुकसान पहुंचाने, अन्य संक्रांत किए जाने, विक्रय किए जाने, हटाए जाने या वेनित किए जाने से अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन के लिए अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे तब तक के लिए कर सकेगा जब तक कि वाद का निपटारा न हो सके। यानी सिर्फ ये तभी तक के लिए प्रावधान है जब तक कि वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक कि अतिरिक्त आदेश न पारित किए जाए, इसीलिए इसको अस्थायी आदेश कहा जाता है। ठीक है, नियम 2 बात करता है कि भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश, भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखने का अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश। और नियम 2A बात करता है कि व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम, यदि कोई व्यादेश निकाल दिया गया है और कोई व्यक्ति उसी की अवज्ञा करता है या उस आदेश को भंग करता है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति 3 मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में, ठीक है, व्यादेश का पालन कराने के लिए अधिकतम 3 मास के सिविल कारागार में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया जाए, या जब तक कि निर्मुक्ति का आदेश न दिया जाए तब तक उसे सिविल कारागार में रखा जाएगा। ऐसा आदेश व्यादेश के पालन कराने के लिए न्यायालय दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नियम 3 आदेश 39 नियम 3 बात करता है कि व्यादेश देने से पहले न्यायालय निर्देश देगा कि विरोधी पक्षकार को सूचना दी जाए। ठीक है, व्यादेश का आदेश करने से पहले न्यायालय विरोधी पक्षकार को सूचना देगा। जब क्या है युक्त समय हो तो व्यादेश देने से पहले न्यायालय विरोधी पक्षकार को जिसके विरुद्ध व्यादेश निकाला जा रहा है उसको सूचना देगा। 3A बात करता है कि व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन के ऑर्डर को, ठीक है, इंजेक्शन की एप्लीकेशन को न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। नियम 4 बात करता है कि व्यादेश के आदेश को प्रभावन्मुक्त या उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा नियम 4 के तहत। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट आदेश 40 पर।
आदेश 40 जो बात करता है रिसीवरों की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। नियम 1 बात करता है कि रिसीवरों की नियुक्ति, जहां न्यायालय को यह न्याय संगत और सुविधापूर्वक प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या डिक्री पश्चात नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, डिक्री पारित करने से पहले या पश्चात न्यायालय किसी भी संपत्ति का सुविधा न्याय संगत या उसका सही तरीके से देखभाल करने के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, या किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा और उसे रिसीवर के कब्जे या अभिरक्षा या प्रबंधन के अधीन सुपुर्द कर सकेगा। ठीक है, तथा वाद के लाने और वादों में प्रतिरक्षा के बारे में संपत्ति के आयन, प्रबंधन, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार और उसके भाटकों और लाभों के उपयोजन और व्ययन तथा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियां जो स्वयं स्वामी की हैं या उन शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जो न्यायालय ठीक समझे रिसीवर को प्रदत्त कर सकती हैं। नियम उपनियम 2 बात करता है कि इस नियम की किसी भी बात से न्यायालय को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसी व्यक्ति की संपत्ति पर से कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे ऐसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी भी पक्षकार को नहीं है। नियम 2 बात करता है रिसीवर का पारिश्रमिक, यानी उसे क्या वेजेस दिए जाएंगे। तो न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा रिसीवर का वेजेस या पारिश्रमिक निर्धारित कर सकेगी। नियम 3 बात रिसीवर के कर्तव्यों के बारे में बात करता है कि इस प्रकार नियुक्त किया गया हर रिसीवर संपत्ति की बाबत जो कुछ भी प्राप्त करेगा उसका बारे में लेखा देगा और लेखाओं की ऐसी अवधि और प्रारूप में जो न्यायालय निर्दिष्ट करें देगा, और अपने द्वारा शोध्य रकम ऐसे संदाय करेगा जो न्यायालय नियत करे, और अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम से हुई किसी हानि के लिए भी वह प्रतिकर देगा। यदि रिसीवर ने जानबूझकर संपत्ति को कोई हानि पहुंचाई है तो उसके लिए भी वह प्रतिकर देने के लिए दायी होगा। ठीक है, और नियम 4 बात करता है रिसीवरों के कर्तव्य को प्रवर्तित कराना। तो रिसीवर अपने कर्तव्य का पालन करने में जानबूझकर व्यतिक्रम करता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर विक्रय कर नुकसानी या क्षतिपूर्ति दी जा सकेगी। ये ठीक है, रिसीवर ने जानबूझकर अपने कर्तव्य का व्यतिक्रम किया है तो उसकी संपत्ति, रिसीवर की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा और उसकी विक्रय कर उस व्यक्ति की जिसकी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है उसकी नुकसानी या क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। अब नियम 5 बात करता है कि कलेक्टर को कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा। क्या किसी कलेक्टर को भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? तो संपत्ति यदि सरकार को राजस्व देने वाली है तो उस पर कलेक्टर की सहमति से कलेक्टर को भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा। ये आदेश 40 के नियम 5 में प्रावधान किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।